नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं दिग्विजय आप सभी का अपने YouTube चैनल जियोग्राफी विद दिग्विजय पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल करता हूँ और उम्मीद यही करूँगा कि आप सभी लोग अपनी पढ़ाई निरंतर रूप से और अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है मुगल वंश का सेकंड लेक्चर। ये है आपका, जिसमें आज मैं आपको बताऊंगा मुगल वंश की स्थापना कैसे हुई, भारत में किस प्रकार से मुगल वंश इस्टेब्लिश्ड हुआ है। साथ ही और कुछ हमारे लोग भाई जो कहते होंगे, देखते होंगे कि साला खुद अभी इसकी एज है तैयारी करने वाली, ये क्या पढ़ाएगा। ऐसा नहीं होता है। आप इसको देखिए, आपको पता होना चाहिए अभिमन्यु जो थे, वीर अभिमन्यु, आपने नाम सुना होगा, मात्र 16 वर्ष की उम्र में चक्रव्यूह भेद चुके थे। हमारी उम्र उनसे ज्यादा है तो हम उनसे तुलना नहीं कर रहे हैं, इतनी हमारी औकात नहीं, बस एक आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं कि क्वालिटी इज नॉट डिपेंड ऑन एज। समझ रहे हैं? क्वालिटी इज डिपेंड अपॉन योर एक्सपीरियंस, योर वर्क, योर एट्रीब्यूट्स, योर डेस्टिनेशन, योर गोल्स एंड योर एक्शंस। ठीक है, तो आप देखिए मेरे साथ लास्ट तक देखिए, आपको बहुत मजा आने वाला है, टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। साथियों, मुगल वंश की स्थापना कैसे हुई, तो मैं आपको यहां से जिक्र करता हूं। सबसे पहले बात है, आप जानते हैं, मैं थोड़ा सा लोधी वंश में आपको ले चलता हूं। आपने सुना होगा लोधी वंश में, लोधी वंश में आपने देखा होगा, मतलब देखा क्या, उस समय थे नहीं। लोधी वंश की स्थापना होती है आपकी 1451 ईस्वी में, आपको ये बात जानकारी होगी, और जिसकी स्थापना करता है बहलोल लोधी। ठीक, आपको ये बात भी जानकारी होगी। बहलोल लोधी का पुत्र आता है सिकंदर लोधी, आपको ये जानकारी भी होगी। सिकंदर लोधी वही है जिसने आगरा शहर बसाया था। आपको ये मैं बता रहा हूँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं। आप इतिहास के पक्ष में जब जुड़ेंगे तो आपको बहुत जानकारियां मिलती रहेंगी। सिकंदर लोधी सिकंदरी गजनी बनाने वाला था, अपनाने वाला था। ये सब तो खैर लोधी वंश का पोर्शन है, मैं क्यों ले चल रहा हूँ सुनिए, जोड़ूंगा ये। सिकंदर लोधी की मृत्यु गले में कुछ उसके समस्या हो गई थी, इसकी वजह से हो जाती है 1517 ईस्वी में। तब उसका एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है इब्राहिम लोधी। अब आपको कुछ समझ में आया होगा, थोड़ा सा इब्राहिम लोधी में आया हूं लेकर। देखिए, इब्राहिम लोधी ऐसा आदमी था, ऐसा दिल्ली सल्तनत का रूलर था, सच बताए ना, ये जहां लड़ता था वहां हार जाता था। इसकी पता नहीं क्या दिक्कत थी, प्रशासन नहीं अच्छा था, या इसकी सोच नहीं अच्छी थी, या इसके एक्शंस नहीं अच्छे थे, क्या दिक्कत थी पता नहीं, लेकिन जहां भी लड़ा ये हारा। ये राणा सांगा से मुकाबला ले ली, 2 बार लिया, 2 बार हारा। ठीक, अब ये कहां पर हारा था, कैसे हारा था, ये चीजें जब लोधी डायनेस्टी पढ़ाई जाएगी आपको तब पता चलेगा। सल्तनत काल में, अभी मुगल काल है। मुगल काल की स्थापना कैसे हुई मैं ये बताऊंगा। तो बात आती है जब राणा सांगा से 2 युद्ध हारा, इसके बाद एक युद्ध लड़ता है पानीपत का युद्ध। आपको पता होगा पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं। कौन कौन से हुए हैं? पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध। ठीक, पानीपत का प्रथम युद्ध आप सभी को पता है, इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच होने जा रहा है। वो पहले हो चुका है, अब मैं यहां काल्पनिक तरीके से कराने जा रहा हूं। आप देखिए, जो सबसे बड़ी वजह बनेगा और यही सबसे बड़ा कारण बनेगा, ये एक मोहरा होता है, गेट होता है, इसी के थ्रू समझिए आया है बाबर और भारत में मुगल वंश की स्थापना करके जाएगा। आप देख सकते हैं, मैं अब आपको यही चीज पढ़ाने जा रहा हूं। तो आप देखिए, सबसे पहले आप हेडिंग लगा लीजिए, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध देखिए, पानीपत
का प्रथम युद्ध सर कब हुआ था? कोई तारीख वारीख दी है? जी हाँ है। तारीख है आपकी 21 अप्रैल 1526। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। अब ये हुआ क्यों आखिर? ये तो हमने तारीख बताई है, समझिए इसके पीछे की वजह समझिए, क्योंकि ये फाउंडेशन बैच है आपका, इसमें आपको सब कुछ बताई जाएगी। देखिए बात आती है आपकी 1526 से पहले 21 या 23 की बात है, या मान लीजिए 24 की बात है। तो हुआ क्या था, जो आपका पंजाब वाला रीजन होता था, समझिए मान लीजिए दिल्ली इस जगह पर है, ये है आपकी दिल्ली। दिल्ली में कौन है आपका? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। अब बात आई है, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी जी सेंट्रल पे बैठे हैं, लेकिन उन्होंने हर राज्यों में अपने मुख्यमंत्री, गवर्नर ये सब नियुक्त करके रखे ना, चेला चापड़ जो होते हैं। उसी तरीके से इन्होंने भी अपने 2 गवर्नर रख दिए थे। कहां पर? ये मान लीजिए आपका पंजाब पड़ता है। पंजाब क्षेत्र में इन्होंने अपने 2 गवर्नर रखे थे। अब इन दोनों गवर्नर को क्या होगा, जो ये 2 गवर्नर होंगे ये इनके बहुत खास आदमी होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक गवर्नर का नाम है दौलत खां लोधी। दौलत खां लोधी। और एक और है, दूसरे हैं आलम खां लोधी। आलम खां लोधी इतने खास हैं भाई साहब कि ये है इनके चचा और ये है भतीजे। चचा भतीजे। ये चचा है आलम खां लोधी और दौलत खां लोधी भतीजे हैं। ये दोनों ही पंजाब में गवर्नर अपॉइंट किए जाते हैं। गवर्नर, देखिए गवर्नर मतलब इस समय राज्यपाल होता है, पहले गवर्नर को हम लोग गुलाम कहते थे, ठीक है, गवर्नर को यहां पर गुलाम कहा जाता है। अब आप समझिए, इन दोनों को अपॉइंट कर दिया। अब आपको मैं बता दूं, चाहे आज का समय ले लीजिए, चाहे पहले का समय ले लीजिए, दुनिया में जो भी लड़ाइयां होती थी वो सिर्फ एक ही बात को लेकर होती थी। वो बात क्या होती थी? पैसा। ये पैसा भाई साहब जो चीज है ना, ये आपको सच बता रहा हूं, ये कागज का टुकड़ा होता है, लेकिन ये अच्छे अच्छों की तख्ते हिला देता है, अच्छे अच्छे लोगों को तबाह कर देता है, और अच्छे अच्छे लोगों को, ऐसे लोग जिनको कोई सम्मान नहीं दे रहा होता है, वो राजा बन जाते हैं, उनको दुनिया सलाम ठोकती है। ये कागज है। इसी कागज के लिए आज दुनिया मर रही, तड़प रही है, मार काट कर रही है, एक दूसरे को नहीं देख पा रहे हैं, ऐसी हालत है। तो इस कागज की कीमत ऐसी लोगों ने बना दी है, हालांकि रियलिटी में ऐसा होता नहीं है, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए अगर एक सैद्धांतिक तरीके से देखें, मगर ये एक लालिमा होती है, एक लालायीपन होता है लोगों का, जो शायद ही कभी खत्म होगा, खासकर इस कलयुग में। तो आप देखिए गवर्नर थे। अब हुआ क्या, इनका भी मामला हम थोड़ा आपको सेट करके समझाते हैं। देखिए ये गवर्नर थे भैया, पहले मान लो, अब राज्य की आय क्या होती है? रेवेन्यू, राजस्व, टैक्स के द्वारा आता है सारा। तो जो भी टैक्स आता था, पहले ये तय किया गया कि जो टैक्स आएगा, मान लीजिए टैक्स जो आता है 100 रुपए आता है, तो इसमें यह बताया गया था, तो 100 रुपए में 50 रुपए जो होगा वो इन गवर्नर के पास आएगा, गवर्नर के पास आएगा, और 50 रुपए लोधी के पास चला जाएगा, इब्राहिम लोधी। 50 रुपए इब्राहिम लोधी, यही सिस्टम चल रहा था। तो इन लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं होती थी।
लेकिन आपने सुना होगा, अगर पढ़ा होगा खिलजी वंश। तो खिलजी सबसे पहले एक व्यवस्था लाता है जिसमें क्या करता है जो 50-50 वाला हिस्सा होता है इसको 80-20 कर देता है। मतलब 80 रुपए खुद लेता है, 20 रुपए सेना को दे देता है। और खिलजी वहां सक्सेस कर लिया था। अब ये भी खिलजी बनने की कोशिश कर रहे हैं। खिलजी खिलजी था, इनसे बहुत बहादुर था, कई जगह जीता भी। जब खिलजी वंश पढ़ाएंगे आपको बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ाएंगे। लेकिन ये अब किसी की नकल नहीं करनी चाहिए, समझ लीजिए। नकल किए झेल गए। हुआ क्या, ये 50-50। अब इनका दिमाग में आया कि हमको जो है पैसा कम पड़ रहा है, राज्य के पास कैसे कम पड़ रहा हो। ये दिमाग लगाए 80 और 20 कर दिए। आप बताओ, वो दो ही लोग हैं, चाचा भी है भतीजे भी है, उनको पैसा 20 रुपया दे रहे हो, तुम 80 लिए ले रहे हो। बर्दाश्त होगा? आज के जमाने में आप करके देख लो। दो भाई हो मान लो घर पे, अगर एक 50-50 ले रहा हो, किसी को 80 दे दो, किसी को 20 दे दो, बराबरी में, देखो अगर मार कर डालो, बर्दाश्त नहीं होगा। यही हुआ। अब जब ये चीज हुई तो भैया ये चीज बुरी लगी, इन दोनों को ये चीज क्या लगी, ये पसंद नहीं आई। ये नाराज हो गए, कहे अब मामला गड़बड़ हो गया है, अब हमको लोधी को सेट कर देना चाहिए, इब्राहिम लोधी को सेट कर देना चाहिए। सेट कैसे करेंगे? तो सेट करने का मामला मतलब समझ रहे हो, इनको कैसे सबक सिखाया जाए। सबक सिखाने के लिए इसी समय, इसी दौर में अफगानिस्तान रीजन में एक फरगना नामक जगह है। अफगानिस्तान काबुल इधर जब जाओगे तो एक जगह पड़ती है फरगना। फरगना मैं इधर लिखता हूं, फरगना, फरगना, अफगानिस्तान या काबुल, फरगना रीजन। इस क्षेत्र में उस समय का एक बहुत ही भयंकर, समझ लीजिए जैसे इस समय नहीं व्लादिमीर पुतिन को देखा, दुनिया कांप रही है इससे, समझ लो, जिनपिंग जैसे, उसी तरीके से, या ट्रंप ले लो, बाइडेन ले लो, सेम उसी तरीके से उस समय बाबर हुआ करता था। अब बाबर जब इस तरह था तो बाबर उधर तहलका मचाया था इस क्षेत्र में। अफगानिस्तान पे 1504 में कब्जा कर लिया था, राजधानी बना लिया था इसको, फरगना को, काबुल को। तो ये सब तो अभी बाबर में पढ़ाएंगे, अभी मैं सिर्फ युद्ध इस्टेब्लिशमेंट पढ़ रहे हैं। ये सूचित करेंगे कि ऐसा है भाई। अब देखो, जो पावरफुल होता है वो उसी के पास जाया जाता है, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? जो पावरफुल होगा कि भैया दूसरे पावरफुल को पलटाओ, चलो। समझ पा रहे हो? यही होता है। मान लो कोई दो पार्टी है, एक सत्ता में एक सत्ता में नहीं हो, तो जो सत्ता वाले नहीं है वो 2-4 संगठन मिला के जाके सत्ता वाले गिरा देंगे। ऐसे ही होगा, ये जाएगा इसके पास, बाबर के पास। फरगना रीजन में एक आदमी रहा जिसका नाम था बाबर। बाबर के पास ये पहुंचे, बाबर ने कहा क्या बात है, पूरी बात बताई। कहला साहब ऐसी ऐसी बात है, और पहले पैसा हमारा मिलता था, आधा हिस्सा था राजस्व में, अब क्या कर रहे हैं, राजस्व नहीं दे रहे हैं हमको, 20 रुपया दे रहे हैं, रोटी चल नहीं रही, हम राज्य कैसे चलें? अरे बात तो सही है। बाबर ने कहा ठीक, तुम टेंशन न लो, तुम इनसे लड़ाई स्टार्ट करो, हमारा। थोड़ा बहुत इनसे नोक-झोंक हुई, बाबर फान पड़ा, बाबर आ गया। यही वो जगह है, और ये समय है 1526 ईस्वी का। इसी समय बाबर को मौका मिल जाता है कि भारत में प्रवेश कर लिया जाए, जो उसकी तमन्ना थी, क्योंकि बाबर का यही स्वप्न था कि वो मुगल वंश को स्थापित करेगा, पहली चीज। दूसरी बात, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। तीसरी बात, अपने साम्राज्य का विस्तार करना। ये मुगलों की सबसे बड़ी नीति थी, और ये साम्राज्य विस्तार की नीति तो मैं ये कहूंगा 712 ईस्वी में जब अरब आक्रमण हुआ था तब से थी। जब आपको सल्तनत काल एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे तब आपको हम बताएंगे क्या है। और सल्तनत काल के पहले अरब आक्रमण जो पिछला हुआ है, अरब आक्रमण, गजनवी आक्रमण, जितने भी हैं सब आपको बताऊंगा। समझ रहे हैं आप? तो ये फरगना से बाबर आएगा, और अब होगा युद्ध। अब होगा युद्ध। जब होगा, मौका मिल गया, मौका मिलते ही क्या आ जाएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध। तो आप इधर देखिए, समझिए क्या हुआ है।
आपके लिए मैं रखता हूं, 2 आदमी रखते हैं। इधर मैं युद्ध का नाम युद्ध लिखता हूं बस। एक तरफ मैंने रखा फरगना। फरगना से कौन है? बाबर। दूसरी तरफ मैंने रखा लोदी यानी दिल्ली। और दिल्ली से आपका कौन है? दिल्ली से आपके पढ़ते हैं इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी, ये आपके 2 लोग हैं। ये युद्ध है आपका, यही पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी। अब इब्राहिम लोदी और बाबर में जब ये युद्ध होगा तो आप सभी लोगों को नतीजा पता है, इसमें कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं कुछ 2-4 फैक्ट ऐसे बताऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, मैं जिस पर राइट का निशान लगाऊंगा वो जीतेगा, जिस पर रॉन्ग का निशान लगाऊंगा वो हार जाएगा। तो बाबर यहां पर जीत गया, इब्राहिम लोदी हार गया। इसके कुछ की फैक्ट्स निकल के आते हैं। वो की फैक्ट क्या है? तो की फैक्ट सबसे पहला ये होता है कि बाबर ने इस युद्ध में बहुत ही नई चीजों का प्रयोग किया था। जैसे पहली चीज, इसके फैक्ट क्या है? तोप खाने का प्रयोग किया। बाबर ने सबसे पहली चीज तोप खाने का प्रयोग किया। तोप खाने का प्रयोग भैया, अब देखो, मान लो हमारे पास तोप रखी, आपके पास तलवार है, चले आ रहे हो खड़बड़ खड़बड़ करते हुए। अब हमारे पास जब तक पहुंचोगे आप, तब तक हम यहाँ से एक गोला डालेंगे, इधर से माचिस छुआएंगे, वो भाग मर लगेगा, तुम वहीं साहब हमारे तक पहुंच ही नहीं पाओगे। तो ये इसके युद्ध में जीतने का सबसे बड़ा फैक्टर रहा। आप ये बात, पहली बात एकदम कंठस्थ कर लीजिए माइंड में कि सबसे बड़ा फैक्टर तोप खाने का प्रयोग था। बाबर ही सबसे पहले लाया। अब बाबर थोड़ा तोप चलाता था, 2 तोपची लाया था पकड़ के। आपको नाम पता है? मैं बता रहा हूं, देखिए वो 2 तोपची कौन थे? बाबर के तोपची, बाबर के तोपची तो थे मुस्तफा मुस्तफा और उस्ताद अहमद था शायद। जस्ट अ मिनट, उस्ताद अली था, माफ कीजिएगा, उस्ताद अली था। तो मुस्तफा और उस्ताद अली, मुस्तफा और उस्ताद अली जो थे ये बाबर के प्रसिद्ध तोपची थे, और ये इनको ईरान से पकड़ के लाया था, कहीं और से नहीं। कहा इसी बात है, तुम जितना खाओगे पियोगे जो पहनोगे सब कुछ तुमको फ्री है, बस तुम चलो हमारे साथ, हम जिधर चले तुम हमारे साथ चलो, बस हमारा वो साम्राज्य हो जाना चाहिए। इन्होंने कहा क्या दिक्कत, हमको तो गोला भरना है, माचिस छुआना है, काम खत्म। तो ये दोनों चलते रहे। दूसरा सबसे बड़ा युद्ध इसने क्या किया? इसने एक और काम किया, तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग करता है। ये क्या होती है तुगलमा युद्ध नीति? तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग होता है। तुगलमा युद्ध नीति क्या है? मुझे रफ करना पड़ेगा सर। तुगलमा युद्ध नीति मैं आपको इधर बता देता हूं, आप देख सकते हैं। देखिए, सपोज दैट एक कोई आदमी है ना, एक मान लो ए नाम का कोई आदमी है। आपको ये क्या करेगा, इसको सामने से लगेगा कि ये एक सेना है। मैं रफी करके बताता हूं, आप ऐसे नहीं समझ पाओगे, किनारा पड़ रहा है ना। आपने ये लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। समझिए क्या होती है तुगलमा युद्ध नीति।
मान लो ये था आपका इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी। इसको सामने से लगेगा कि बाबर यहीं खड़ा है, बाबर यहीं खड़ा है, तो बाबर तो यहीं खड़ा है, मान लिया बाबर है खड़ा। अब बाबर इससे लड़ाई होगी, इसको लगेगा बाबर यहीं, लेकिन बाबर के पीछे भी सेनाएं रहती हैं, तो बाबर इसको सामने से लड़ेगा, इसकी सेनाएं एक घूम के इधर से जाएगी, इधर से एक इधर से जाएंगी, और ये तीन तरफ से त्रिभुजाकार शेप में फंस जाता है। समझ पा रहे हो? जब ये त्रिभुजाकार शेप में फंस जाता है तो इसको आराम से मार दिया जाता है। इसी को कहते हैं तुगलमा युद्ध नीति। सीधी सी बात है, आप ये मान लो अगर किसी दो पर दो लड़ाई हो रही हो सामने सामने, तो वो क्या करेगा, आप बराबरी लड़ोगे, बढ़िया आपकी जोश में रहोगे, पता चले आपको कि दो उधर चले आ रहे हैं, दो उधर चले आ रहे हैं, आप योगा जो वो आपको मार का चढ़ देंगे। यही होता था तुगलमा युद्ध नीति। तुगलमा मतलब एक बंदर छाप युद्ध था, चोरी वाला युद्ध, तो वो भी बाबर करता था। समझ पा रहे हो? बिल्कुल समझ पा रहे हो। तो तुगलमा युद्ध नीति अपनाई, तोप खाने का प्रयोग किया बाबर ने, और इस युद्ध में ये पहला ऐसा युद्ध है जिसमें सल्तनत काल का कोई शासक युद्ध स्थल में मारा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, लिखिए, युद्ध स्थल में मारा जाने वाला पहला सुल्तान, युद्ध स्थल में मारा गया पहला सुल्तान कौन है? इब्राहिम लोदी। किस युद्ध में? पानीपत का प्रथम युद्ध में मारा गया। इसके साथी भी मारे गए। ग्वालियर के एक राजा थे, ग्वालियर के राजा जिनका नाम था विक्रमजीत सिंह, विक्रमजीत सिंह। ये कहाँ के थे? ग्वालियर के राजा थे, ग्वालियर, ग्वालियर के राजा, तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में आपका पड़ता है, आप सभी लोग जानते हैं। इन्हें विक्रमजीत सिंह के दरबार में आपका पड़ता था कोहिनूर हीरा, और इसको उठाकर लेकर गया था हुमायूं। ठीक है, तो ये तो खैर बात की बातें हैं, ये अभी जब हम पढ़ाएंगे, अब कल का जो लेक्चर होगा बाबर वाला, वहां पे आपको बताएगा। अभी मैंने बाबर नहीं बताया है, हाँ, इस भूल में ना रहिएगा भाई। आज आपको ये समझ में आया कि ये बाबर यहाँ पे जब कंप्लीट कर लेगा, और फिर क्या होगा, यही वो तारीख आएगी बाद में, 21 अप्रैल को युद्ध हो चुका है। अब 1526 ईस्वी बाबर मुगल वंश की स्थापना कर देगा भारत में। मुगल डायनेस्टी स्थापित हो गई। मुगल वंश यहीं से स्थापित हो जाता है, और यही है मुगल वंश की स्थापना का सबसे बड़ा कारण। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको आज की ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल पर अगर नए भी हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप अपनी प्रतिक्रिया दिया करिए, जो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगी। आपका सुझाव हमारे लिए हमेशा सर्वोपरि रहा है और रहेगा, क्योंकि आपका जो भी सुझाव होगा हम अपने अंदर वो सुधार करने की कोशिश करेंगे। आपके उत्तर की हमें प्रतीक्षा रहती है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मिलेंगे हम लोग फिर अगली कक्षा में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।